हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्डिमा द्विवेदी। आज तक अगर आप ये सोच रहे थे कि गोल्ड सेफ हेवन है तो अब चांदी आपको चौंकाएगी। 2026 शुरू होते ही साल के साथ साथ कमोडिटीज में बहुत कुछ बदल गया है और सिल्वर इस समय गोल्ड को कर रहा है आउट परफॉर्म। 3 लाख रुपए इस समय सिल्वर का प्राइस है भारत में। जी हाँ, 3 लाख रुपए प्रति किलो पार कर गया है सिल्वर इस समय। और ये शो जो है आज का बहुत खास हो जाता है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय केडिया जी इस समय हमारे साथ है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर अभी आपसे बात हो रही थी, आपने गोल्डन आफ्टरनून कहा था और हम लोग सिल्वर आफ्टरनून की बात पे हंस रहे थे। सिल्वर आफ्टरनून बिल्कुल कहेंगे। 3 लाख का आंकड़ा पार हुआ है चांदी का। और अभी आउटलुक कैसा लग रहा है ये पूछूंगी तो आप बुलिश ही कहेंगे शायद, लेकिन फिर भी जानना चाहती हूँ सर, कैसा लग रहा है सिल्वर का आउटलुक? देखिए, बिल्कुल पिछले साल जैसे हमारी बात भी हो रही थी तब हमने 1.5 लाख तक का टारगेट रखा था और ये 1.5 लाख का मतलब ऐसा लग रहा था कि चांदी को सेल्स के टारगेट दिए गए हैं। जो 2 साल का टारगेट था वो उन्होंने साल भर में नहीं 6 महीने में पार कर दिया था। और फ्रेंकली जो 1.5 लाख का लेवल हमने अक्टूबर में आते हुए देखा और अक्टूबर से मात्र 4 महीने के अंदर हम डबल होते हुए देखे। चांदी इकलौती ऐसी कमोडिटी बन गई है पिछले साल की जो 200% तो पिछले साल मोटा मोटी मिल गई और ये साल में भी 27% की तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि यस, अभी भी आउटलुक फंडामेंटली बहुत मजबूत है, तेजी है। हाँ, टेक्निकली इतनी बड़ी रैली के बाद एक हम जब चार्ट देखते हैं या इन्वेस्टर देखता है तो आदमी को हलचल हो जाती है कि भाई मैंने कुछ लिया है और 200% हो चुका है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका जरूर रहता है। बट फंडामेंटल बिल्कुल मुझे लगता है अभी भी तेजी है। सर अगर 2025 की बात की जाए तो 146% का रिटर्न जो हम लोग ने रिपोर्ट्स और नंबर्स में देखा वो था चांदी के लिए। और अभी साल शुरू ही हुआ है और चांदी बहुत तेजी से भाग रही है। फैक्टर्स आपसे जानना चाहूंगी, बहुत तेज डिमांड है क्या चांदी की इस समय? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सप्लाई शॉर्ट हो रही है चांदी की। सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स है या नेशनल ट्रिगर्स भी हैं? क्या कुछ घरेलू ट्रिगर्स भी हैं चांदी के लिए? देखिए, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट समझते हैं। देखिए, चांदी की कोई डायरेक्ट माइन होती नहीं है। ये कॉपर जिंक के यहाँ से हम बोल सकते हैं एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। अब कोविड से पहले भी अगर हम देखते हैं तो करीबन मोटा मोटी टोटल सप्लाई है वो करीबन 1000 आउंस के आसपास का रहता है, तो मिलियन आउंस का रहता है। तो 1100 मिलियन आउंस के आसपास की सप्लाई बनी हुई थी। कोविड के बाद कोई भी बड़ा कैपेक्स माइंस में गया नहीं है जिसकी वजह से कोई आउटपुट में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए 10-12 साल पहले चांदी का उपयोग इंडस्ट्रियल के नाम पे ना के बराबर था। खाली फोटोवोल्टिक में थोड़ा बहुत होता था, उसके अलावा नहीं होता। बट अब कोविड के बाद से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे सबका फोकस बढ़ा। जिस ढंग से हम देख रहे हैं ईवीज का उछाल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर, सेमीकंडक्टर, इसके अंदर चांदी एज ए क्रिटिकल मेटल एक उपयोग होता है। और इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जीतकर आने के बाद पिछले साल जनवरी में बिल्कुल इनको क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसके चलते जो इंडस्ट्री है उनका उपयोग 56% तक पहुंच चुका था। अब उनको कहीं ना कहीं मेटल कंसर्न दिखाई देने लगे कि सप्लाई कैसे होगी। एंड इसी के चलते ये एक अपॉर्चुनिटी का ट्रिगर हुआ और फैमिली ऑफिसर्स, ETF, इनकी भी बाइंग आना चालू हो गई। तो एक तरफ एडिशनल 200 मिलियन आउंस की डिमांड ETF के थ्रू मार्केट में आ गई, जबकि सप्लाई में कोई उपयोग ऐसा मेजर चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से ये डेफिसिट क्रिएट हुआ। और ये डेफिसिट का ही रिजल्ट है कि हम चांदी को आज 3 लाख का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और $93 का लेवल हम इंटरनेशनल में देख पा रहे हैं। तो जब तक ये सप्लाई साइड इंप्रूव नहीं होती है और या अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट नहीं आता, देखो कमोडिटी में सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूट का रिस्क। तो मुझे लगता है करंट फंडामेंटल, चाहे हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, ETF की बाइंग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड की बात करें, ये सारे फैक्टर आज चांदी को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई। सर फैक्टर्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच करें या फिर अभी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा करने के चांसेस बेहतर नजर आ रहे हैं? खरीदने की सलाह देंगे या नहीं देंगे इतने हाई प्राइसेस पे? देखिए, आपको पहले खुद का KYC करना है। आपको चांदी खरीदनी क्यों है? अगर आप रिटर्न के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए। क्यों? थोड़ा मैं पहले भी 1.5-2 लाख से भी बोल रहा हूँ वेट करो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 साल की अवधि लेके चलिए। बिकॉज जनरली कोई भी कमोडिटीज, खास करके सोना चांदी 100-200% के रिटर्न के लिए नहीं बनी है। जनरली हम 18-20% की तेजी ही देखते हैं। बट जिस ढंग से अब जियोपॉलिटिकल और जो ये डिमांड में नया
पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इसकी वजह से ये रैली आई है। तो लॉन्ग टर्म व्यू मेरा है, यस चांदी में अभी भी तेजी है, बट करंट लेवल पे नहीं, आपको एसआईपी द्वारा थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। एसआईपी का फुल फॉर्म तो हम जानते ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मुझे लगता है कि अगले 2-4-6 महीने में एक छोटा मोटा करेक्शन भी आता रहेगा, तो ऐसे समय में आपका वैल्यू एवरेजिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी बनती है, आप बिल्कुल कीजिए, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन में मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि चांदी ओवर स्ट्रेच हो चुकी है और ऐसे फोमो में फोमो के चलते अगर हम निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो एसआईपी द्वारा इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा समय लगाकर धीरे धीरे परचेज कीजिए। जी सर, वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल का अगर हम डेटा देख रहे हैं तो आगे आने वाले साल से भी कमोडिटीज को लेकर के उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है। 6 महीने से 1 साल के बीच का आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? बुलिश रहेंगे कमोडिटीज पे एक बार फिर से, स्पेशली सिल्वर पे? देखिए, कोई भी कमोडिटी में पहले हम देखते थे, हम निवेश नहीं करते थे, हम कंजम्पशन करते थे, चाहे सोना हो, चांदी हो, कच्चा तेल, कॉपर, ये सब हम कंजम्पशन के लिए देखते थे। बट कोविड के बाद हमने देखा इक्विटी ने बहुत अच्छा रैली दिया, बट इक्विटी के साथ साथ फैमिली ऑफिसर्स, एचएनआई, इन्होंने देखा कुछ और हमें रिटर्न्स वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कोविड के बाद से बैलेंस शीट काफी कमोडिटीज की टाइट हो गई। तो ये एक तरह की कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है, जिसमें हमने कच्चे तेल में भी बढ़ोतरी देखी, नेचुरल गैस में देखी, और अब सोने और चांदी में, अब बेस मेटल में। तो मुझे लगता है 2026 कमोडिटी रैली कंटिन्यू करेगी, बट फेज बाय फेज करेगी। जैसे अभी हमने सोने चांदी में तेजी देखी, अब इसके बाद मुझे लगता है बेस मेटल में, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में जबरदस्त तेजी बनेगी। तो तेजी जरूर है, लेकिन चांदी पर्टिकुलरली जैसे आप बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। हाँ, आप यहाँ से बात करेंगे अगले 2-3 साल का व्यू, तो मैं बोलूंगा $150 भी चांदी दिखा देगी, 5 लाख भी दिखा देगी, लेकिन उससे पहले करेक्शन या टाइम करेक्शन आता है। जैसे कोविड के समय हमने देखा ये सोना 28,000 से 56,000 मारता है, फिर अगले 1-1.5 साल एक दायरे में ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है अब वो समय आ चुका है कि जैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन या सप्लाई कंसर्न थोड़े कम होंगे, या माइंस की आउटपुट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप देखोगे करेक्शन भी आ जाएगा और टाइम करेक्शन। बट फिर भी आप ओपन अप करके रखिए टारगेट, जहाँ पे इमीडिएट टारगेट तो $100 का लग रहा है, बट इसी तरीके से अगर मार्केट में मैडनेस कंटिन्यू रहती है तो आप $118 तक का लेवल देख पाएंगे, बट अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है जो 3,30,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए एज ऑफ नाउ, जो 3,30,000 और $100 का टारगेट एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूँ चांदी में। सर, थोड़ी बात सोने की भी कर लेते हैं। बहुत इनजस्टिस हो गया है चांदी जैसे ही आगे बढ़ी सोने के साथ। सोना कैसा लग रहा है सर? अभी क्या समझ करके चलें? मोमेंटम सेम रहेगा, क्योंकि सोना भी ऑल टाइम हाई पे ही है अपने, तो मोमेंटम सेम रखें अभी, ये समझ के चलें? कितना ऐड करें, कितना बेचें? गोल्ड में क्या करें? देखिए, गोल्ड भी एक तरह से आप ये देखिए, पहले कंजम्पशन वाला पैटर्न चलता था, अब इस प्रोडक्ट का फाइनेंशियलाइजेशन हो चुका है, मतलब एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे देख रहे हैं, और सबको अब समझ में आने लग गया कि इक्विटी में जब भी गिरावट आएगी, जैसे ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल की वजह से इक्विटी में करेक्शन आएगा, और जब भी इक्विटी में करेक्शन आएगा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कमोडिटी में सोना आउट परफॉर्म करता है। इसके लिए जितने भी म्यूचुअल फंड है सब में एज अ मल्टी एसेट फंड चालू हो चुके हैं, ईटीएफ चालू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है सोने में भी तेजी है, लेकिन अगेन सोना भी लगभग 90% से ज्यादा की तेजी पिछले 1 साल में दिखा चुका है। तो यहाँ पे दोनों काउंटर में मेरा मानना है कि फोमो में ना आकर बाइंग कीजिए। हाँ, एक बार करेक्शन आए या मार्केट एक कुछ समय तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करे तो लेना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जब तक है तब तक तो देखो सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई टैरिफ की बात होती है या कंसर्न्स की बात होती है। अगर ये लड़ाई कम होती है तो मुझे लगता है सोने में करीबन 18-20% का करेक्शन, और चांदी में भी 25% तक के अगर करेक्शन मिले तो वो लेने का अच्छा मौका रहेगा। हाँ, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लीजिए, आपको ऊपर में 4800, 4820 तक के लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड, डोमेस्टिक मार्केट में 1,65,000 का लेवल भी दिख जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज बाय करूं और 6-8 महीने में मुझे और बेटर रिटर्न मिल जाए, तो वहां पे मिल तो जाएगा, बट जोखिम ज्यादा है एज ऑफ नाउ। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख के चलिए, एसआईपी द्वारा ही इसमें निवेश करें, चढ़कर फोमो में बाइंग मत करें। सर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ्स में पिछले कुछ समय में हमने देखा बहुत तेजी से इन्फ्लोज हुए थे और रिटर्न्स भी अच्छे मिले लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ से ज्यादा सस्ती इक्विटीज लग रही हैं। ईटीएफ में वही इन्वेस्टमेंट, वही इन्फ्लोज बरकरार रहेंगे या थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है इस समय इंटरेस्ट लोगों का? देखिए, ईटीएफ में
पैसा डालने वाले फाइनेंशियल प्लेयर होते हैं और हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि फाइनेंशियल प्लेयर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इक्विटी एकदम स्टैग्नेंट था। तो अचानक से जब हमने ये गोल्ड सिल्वर में टैरिफ के कंसर्न्स देखे, सेंट्रल बैंक की बाइंग देखी, उसके बाद मार्केट शूट अप कर गया। तो मुझे लगता है यस, अभी भी देखो अट्रैक्टिव तो है, लेकिन कोई भी अगर ETF में बायर है वो रिटर्न देखेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है उतनी ज्यादा, जैसे अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई भी थी कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर लगभग 14 बिलियन का फंड निकलना चाहिए सोने चांदी में। पिछले साल 20% का था और अब ये 15% के नीचे रहेगा, जिसका मतलब है 7 बिलियन गोल्ड में और 7 बिलियन चांदी में से कम होनी चाहिए। अब उसका असर भी आता है। तो मुझे लगता है ETF के अंदर थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे इतनी बड़ी तेजी के बाद, जबकि फिजिकल साइड तो वैसे भी गोल्ड के साथ सबका प्रेम रहता ही है। तो थोड़ा भी अगर करेक्शन आता है तो फिजिकल साइड डिमांड कंटिन्यू बढ़नी चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल जरूर, बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है देश का, वो है बजट। और पिछली बार जब बजट आया था बहुत कुछ सामने आया था, कमोडिटीज को लेकर के भी, इनकम टैक्स को लेकर के भी। एक बार फिर से उम्मीद लग रही है क्या कमोडिटीज के लिए बजट में? क्या एक्सपेक्टेशन है इस समय? देखिए ओवरऑल अगर हम कमोडिटी की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट को और बूस्ट करने के लिए सबसे पहले GST CTT की रेट्स में कटौती होनी चाहिए, ताकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर कम होगा तो कॉर्पोरेट हेजिंग के लिए भी आ पाएंगे। सेकेंडली पार्टिसिपेशन, जैसे हमने देखा इंश्योरेंस फंड है, पेंशन फंड है या FPIs है, इनको थोड़ा सा रूट और अगर सुगम होता है या टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है तो ये मार्केट के लेंथ और ब्रेथ को और मजबूत करेंगे। थर्ड आता है प्रोडक्ट को लेकर। आज भी अगर हम देखते हैं तो गिने चुने प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री के यूज है, जैसे वेदर डेरिवेटिव्स है। आज फार्मर्स हो चाहे स्टॉकिस्ट हो, इनको वेदर से बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर वेदर फ्यूचर्स भी आते हैं तो वो एक फ्रूटफुल रहेगा। लास्ट अगर हम बात करें तो काफी सालों से हम एग्री में, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और अगर एग्री के अंदर जो बैन किए गए थे फ्यूचर अगर ये वापस ले आते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए फार्मर्स है या जो एग्री ट्रेडर्स है या एग्री स्टॉकिस्ट है, उनके लिए हेजिंग का एक मौका खुल जाएगा। तो आई थिंक ये 3-4 व्यू मुझे लगता है कि अगर बजट में इस पे रिलीज आए तो कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर रहेगा। जिस ढंग से टैरिफ वॉर में आज अगर हमें US से जीतना है तो एग्री में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना है। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया भी था कि 30% इंडिया ने जो पीली मटर के ऊपर टैरिफ लगाया था उसकी पिंच अब US को लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो इंडिया कैन बी हम बोल सकते हैं एग्री में एक रूरल हो सकता है, क्योंकि काफी एग्री है जो खाली हम लोग ही प्रोड्यूस करते हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट अगर बजट में ऐसा कुछ अपडेट लेके आती है तो डेफिनेटली मार्केट को भी स्ट्रेंथ मिलता हुआ दिखेगा। जी सर, चलिए चलते चलते गोल्ड और सिल्वर कितना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, कितना बेच दें, जो है उसका क्या करें, अभी प्रॉफिट बुकिंग करें या ना करें? 2 लाइन में बता दीजिए जल्दी से सर, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इस समय कंफ्यूज्ड है। देखिए फिजिकल है आप बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि हमने शादी ब्याह या कुछ गोल के लिए लिया है, लेकिन निवेश के लिए तो मुझे लगता है ये सही समय है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। बिकॉज इतनी बड़ी रैली हम पिछले 10-20 सालों में कभी नहीं देखी है। हाँ हो सकता है आगे भी कंटिन्यू बढ़े, बट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हो। सेकेंडली पोर्टफोलियो में अब तक कोई भी कमोडिटी में एक्सपोजर रखता नहीं था, तो मेरा मानना है 15 से 18% का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखिए, खास करके सोने चांदी में। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो ये सही मौका है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन घर का सोना जो पड़ा है उसको घर में ही रहने दीजिए, बाहर मत लेके। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोने और चांदी के इस कंफ्यूजिंग रैली के बीच में बहुत सारी चीजें आपसे समझने को मिली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।